गुड इवनिंग दोस्तों। तो आज के क्लास में मैं बताऊंगा कि ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है और ऑपरेटिंग सिस्टम कौन कौन से होते हैं वो भी मैं बताऊंगा आज। तो उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए। इस तरह की वीडियो मैं लाते रहता हूँ और अच्छी लगे तो लाइक कर देना। चलिए देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, जैसे कि शॉर्ट में हम ओएस भी बोलते हैं। एक तरह से यह कंप्यूटर की आत्मा की तरह होता है, जिसे बिना कंप्यूटर बिल्कुल भी नहीं काम कर सकता। ये कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच से भी काम संचालन करता है। ये हार्डवेयर और उपयोगकर्ता यानी हमारे बीच एक तरह का इंटरफेस होता है जो हमें एक दूसरे से जोड़ता है। लेकिन दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या, जैसे हम लोग ओएस बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ऑपरेट मतलब कोई ऑपरेटर हुआ, जैसे कोई सॉफ्टवेयर में काम कर रहा है, कंप्यूटर में काम कर रहा है। कोई सॉफ्टवेयर में विंडो हुआ, जैसे मोजिला हुआ, कोई भी कुछ मतलब iOS हुआ, एंड्रॉयड हुआ, कोई भी सॉफ्टवेयर में आप काम कर रहे हो तो उसके बीच जो इंटरफेस है, उसके बीच जो संबंध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, ओएस। उसे बोलते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यही होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मतलब ऑपरेटर और हार्डवेयर के बीच जो संबंध होता है, जो इंटरफेस होता है, उसे हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर, काम करने के मोड के आधार पर। उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर देखते हैं। उपयोगकर्ता की संख्या के आधार पर ऑपरेटिंग सिस्टम दो प्रकार के होते हैं। सिंगल यूजर इंटरफेस। सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर का एक बार में एक ही यूज़र कार्य करने की अनुमति देता है, यानी यहाँ पर एक साथ एक से अधिक यूजर अकाउंट नहीं बनाए जा सकते, केवल एक ही व्यक्ति काम कर सकता है। तो दोस्तों इसमें सिंगल यूजर इंटरफेस में आप एक ही अकाउंट से आप कोई भी मतलब विंडो में आप काम कर सकते हो। जैसे मतलब एंड्रॉयड में एक ही मतलब एक ही यूजर लॉगिन कर सकता है, एक ही यूजर काम कर सकता है। तो यही इसी को कहा जाता है सिंगल यूजर इंटरफेस। तो इसके उदाहरण में आता है एम एस डॉस, विंडो 3X, विंडो 95, 97, 98। तो ये था दोस्तों सिंगल यूजर इंटरफेस। अगला आता है मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम। ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम जिसे आप एक से अधिक यूजर अकाउंट बना सकते हैं, उन पर काम कर सकते हैं, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसमें प्रत्येक यूजर को कंप्यूटर से जुड़ा एक टर्मिनल दे दिया जाता है। तो इसमें आप मल्टी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप बहुत सारे यूज़र लॉगिन कर सकता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ काम कर सकता है कंप्यूटर में, उस सॉफ्टवेयर में। तो ये होता है मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम के द्वारा, जिसमें आप बहुत सारे यूज़र लॉगिन कर सकता है, बहुत सारे यूज़र एक साथ काम कर सकता है। उदाहरण के लिए मान लें, उदाहरण के लिए विंडो 10, लिनक्स, मैक ओएस ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स। काम करने के मोड के आधार पर देखते हैं। काम करने के मोड के आधार पर इसे दो भागों में ऐड किया गया। करंट यूजर इंटरफेस। करंट यूजर इंटरफेस को कमांड लाइन इंटरफेस के रूप में भी जाना जाता है। इस प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम में टाइप द्वारा कार्य किया जाता है। इसे विशेष प्रकार की कमांड दी जाती है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए केवल टेक्स्ट का उपयोग किया जाता है। इस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम एक अच्छा उदाहरण है एम एस डॉट्स। एम एस डॉट्स में आप कोई टाइपिंग करते हो या मतलब कोई हार्ड कॉपी निकाल रहे हो टाइप करके प्रिंटर द्वारा, तो एक करंट यूजर इंटरफेस है, जिससे आप एम एस डॉट्स में आप कोई भी टाइप करने के लिए कोई भी मतलब जैसे कोई मतलब आवेदन हो, किसी को आवेदन करना है तो आप उसे आवेदन पत्र लिखने के लिए आप एम एस डॉट्स में कोई चीज़ टाइप कर रहे तो उसे करंट यूजर इंटरफेस ही कहा जाएगा। ग्राफिक यूजर इंटरफेस। दोस्तों ये ग्राफिक यूजर इंटरफेस जिसे हम GUI भी कहते हैं, जैसे कि इसके नाम से पता चलता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल के आधार पर होता है, यानी आप माउस और कीबोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर इनपुट दे सकते हैं। वहाँ पर जो आपके इंटरफेस दिया जाएगा वो ग्राफिकल होगा। यहाँ पर भी सही प्रकार के बटन होते हैं, मेन्यू होते हैं,
जो पूरी तरीके से बहुत आसान इंटरफेस होता है। देखिए दोस्तों, ग्राफिकल इंटरफेस में आप ग्राफिक के माध्यम से आप कोई भी आउटपुट देख सकते हो। जैसे आप गेम खेल रहे हो, कोई भी इनपुट दे रहे हो कि हमें गेम खेलना है, आप गेम सर्च करते हो, गेम खेलते हो, अभी कोई वीडियो सर्च कर रहे हो या सॉन्ग, मतलब वीडियो तो ग्राफिकल में आता है। बाकी जो गेम खेलते हो वो भी ग्राफिक में आता है। तो यही है, मतलब ग्राफिकल इंटरफेस में जब ग्राफिकल के माध्यम से आपका आउटपुट दिया जाता है, इसे ग्राफिकल इंटरफेस कहते हैं। तो अगला देखते हैं, सीपीयू क्या है। सीपीयू कंप्यूटर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट होता है, जिसे बिना कंप्यूटर अपना कार्य नहीं कर सकता। सीपीयू का पूरा नाम है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर और केवल सीपीयू भी कहा था। इसे कंप्यूटर का दिमाग भी कहते हैं, क्योंकि सीपीयू कंप्यूटर से जुड़ी सभी हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से प्राप्त निर्देशों को संभालता है और इनपुट डिवाइस से प्राप्त निर्देशों डाटा को प्राप्त करता है, उसे प्रोसेस करता है और परिणाम देता है। आमतौर पर नए यूजर का जानकारी अभाव लोग सीपीयू को कंप्यूटर समझते हैं, मगर यह गलत है। सीपीयू और कंप्यूटर का एक छोटा सा मगर एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है, मदरबोर्ड में लगा रहता है। सीपीयू अपना कार्य 3 उपकरणों की सहायता से पूरा करता है, जिसके नाम नीचे दिए गए हैं। देखिए दोस्तों, सीपीयू जो है, सीपीयू अधिकतर लोग मानते हैं कि कंप्यूटर को ही सीपीयू कहते हैं, तो ये गलत है। कंप्यूटर सीपीयू मदरबोर्ड में लगा रहता है, छोटा सा एक बोर्ड की तरह होता है, जिससे आप प्रोसेस काम अच्छा नहीं कर रहा तो आप उसे चेंज भी कर सकते हो, बदला भी सकते हो, अच्छा प्रोसेसर लगा सकते हो। प्रोसेसर तो उसे कहते हैं सीपीयू, वही प्रोसेस करने का काम करता है। कोई डाटा को जैसे आप कोई डाटा दिए, जैसे आप कुछ सर्च कर रहे हो तो प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद, सर्चिंग करने के बाद आपको वो आउटपुट के रूप में आपको स्क्रीन में दिखाता है। तो वो मतलब सीपीयू का काम होता है, प्रोसेस करके आपको बताता है कि आपने ये सर्च किया है, आपको ये मिल चुका है। तो सीपीयू में मतलब 3 उपकरण होते हैं, जिससे सीपीयू का पूरा काम होता है। पहला है मेमोरी, दूसरा है कंट्रोल यूनिट, तीसरा एएलयू। देखते हैं दोस्तों, मेमोरी क्या होता है। मेमोरी जो आप कंप्यूटर का गोदाम या भंडार समझ सकते हैं, क्योंकि इसमें डाटा को स्टोर किया जाता है। मेमोरी में आप डाटा को स्टोर कर सकते हो। आप कुछ भी डाटा कर, जैसे इमेजेस, फ़ोटो, वीडियो, जैसे कुछ भी आप स्टोर करके रख सकते हो। सीपीयू पर आपने जैसे डाटा को पहले अपने स्पेस में भंडारित करता है और फिर दोबारा डाटा को प्रोसेस करने के बाद उसे मेमोरी में स्टोर करता है, जिसे यूज़र कभी इस्तेमाल कर सकता है। इस कार्य के लिए कंप्यूटर अलग अलग मेमोरी में लेता है। जिस मेमोरी में अनप्रोसेस्ड डाटा रखा जाता है उसे प्राथमिक स्मृति रैम कहा जाता है, और जिसे मेमोरी प्रोसेस डाटा भेजा जाता है उसे द्वितीयक स्मृति कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जो मतलब मेमोरी है ना, मतलब जितने भी डाटा को आप स्टोर करते हो, तो मेमोरी के 2 भाग होते हैं, एक रैम होता है, एक रोम होता है। तो रैम जो है, मतलब जो आप मतलब लोड करके रखे हो, जो आपका मतलब डिलीट नहीं होता है, तो वो मतलब अनप्रोसेस्ड डाटा में रखा जाता है उसे। जो अनप्रोसेस्ड डाटा होता है वो रैम में ही होता है, और जो बाकी जो प्रोसेस डाटा होता है, जो मतलब प्रोसेस जो डाटा में काम कर रहे, जो प्रोसेस हो रहा, तो रोम में होता है। रोम में होता है दोस्तों क्या, आप जिसमें आप कोई चीज़ में आप काम कर रहे हो, जैसे आप कोई पीडीएफ बना रहे हो, तो वो मतलब रोम में ही होता है। जैसे आप लाइट चल गया, फटाफट लाइट चल गया तो आपका वो डाटा ख़त्म हो जाएगा। पहले उसको सेव करोगे, सेव करने के बाद वो रैम में चले जाएगा, तो वो प्रोसेस होने के बाद रैम में चले जाएगा। तो आप अगर सेव नहीं किए हो तो वो रोम कहा जाएगा, और रोम में लाइट जाने के बाद, कंप्यूटर बंद होने के बाद वो डाटा समाप्त हो जाता है। तो कंट्रोल यूनिट क्या होता है। कंट्रोल यूनिट जैसे सीपीयू भी बोलते हैं, कंप्यूटर का मैनेजर होता है, जो सभी ऑपरेटिंग को नियंत्रित करता है।
कंट्रोल यूनिट मेमोरी लॉजिक यूनिट इनपुट आउटपुट डिवाइस को बताता है कि किसी प्रोग्राम को निर्देश किस तरह पालन करना चाहिए। कंट्रोल यूनिट मेमोरी के निर्देश प्राप्त करती है और उसे डिकोड करके सेंट्रल प्रोसेसिंग को भेज देती है। फिर उसे पर्टिकुलर इवेंट को प्रोसेस किया था और यह प्रक्रिया चलती रहती है। ये तो कंट्रोल यूनिट क्या है? कंट्रोल यूनिट को सीपीयू का सबसे महत्वपूर्ण भाग बोला जाता है, जो बहुत से डाटा को कंट्रोल करता है। जैसे आप बहुत सारे कंप्यूटर में बहुत सारे काम कर रहे हो, जैसे आप यूट्यूब भी चला रहे हो, फेसबुक भी चला रहे हो, इधर आप सॉन्ग भी सुन रहे हो, तो बहुत सारे गाना आप बहुत सारे लोड कर दिए हो, तो वो थोड़ा प्रोसेस होने में टाइम लगता है, तो उसे कंट्रोल करके रखता है कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल के रखता है कि ये प्रोसेस होने के बाद ये अगला प्रोसेस चालू होगा, तो उसे कंट्रोल करने का काम इसी कंट्रोल यूनिट का काम होता है, सीपीयू का काम। ये बहुत सारे डाटा को आप प्रोसेस में लगा दिए हो अगर, तो वो अपने हिसाब से कंट्रोल करके रखेगा, जब धीरे धीरे आपका सारे डाटा प्रोसेस होते रहेंगे। तो यही है कंट्रोल यूनिट का काम, जो कंट्रोल कर रहता है डाटा को और उसे धीरे धीरे प्रोसेस करता है। तो एएलयू क्या होता है? एएलयू प्रोग्राम अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट। इससे इसका नाम से पता चलता है कि ये मैथमेटिक्स से कुछ रिलेटेड है। ये यूनिट सिर्फ दो कार्य करती है, पहला डाटा को गणितीय क्रिया करना, दूसरा परिणाम देना। एएलयू सीपीयू का सबसे कम्प्लेक्स और इम्पोर्टेंट पार्ट इकाई होती है। एएलयू गणितीय क्रियाओं में जोड़, घटा, गुणा, भाग आदि करता है, जो नियंत्रण देने के लिए डाटा का मिलान, तुलना करता है, छांटना आदि कार्य करता है। फिर किसी निर्णय पर पहुंचता है, जिसे आउटपुट कहता है। एक काम पूरा होने के बाद फिर दोबारा काम करने के लिए यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। जैसे कि एएलयू ऐसे आप कोई कंप्यूटर में आप जोड़, घटा, गुणा कर रहे हो, या आप कैलकुलेटर में आप को हिसाब कर रहे हो किसी चीज़ का, तो वो एएलयू के द्वारा होता है। कोई जोड़ कर रहे हो, घटा कर रहे हो, गुणा कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, तो वो एएलयू की तरह होता है। जैसे आप मान लिए आप एमएस एक्सेल में फार्मूला लगा रहे हो, फार्मूला में आप जोड़, घटा, गुणा वाला सिंबल लगा रहे हो, तो वो जोड़, घटा, गुणा करने का काम कौन करता है? एएलयू करता है। तो एएलयू का यही काम है कि डाटा को जोड़, घटा, गुणा करके उसे आउटपुट के रूप में आपको दिया जाता है। आप इनपुट देते हो कि हमको 5 × 7 करना है, तो आउटपुट करके आपको रिजल्ट बताता है। तो ये काम होता है एएलयू का। चलो तो आज का वीडियो यहीं तक है। अब अगला वीडियो मैं कल बनाऊंगा आपके लिए, तो उससे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो कर लीजिए फटाफट, और अच्छी लगे तो लाइक भी कर दीजिए और दोस्तों को शेयर कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।